इंग्लिश के सिलेबस के इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का सिलेबस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला एक पार्ट होता है ग्रामर, दूसरा पार्ट वोकैबुलरी और थर्ड पार्ट होता है प्रैक्टिस। ग्रामर के अंदर हमें पढ़ना क्या है वो देखते हैं कि इसके टॉपिक्स कौन कौन से। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस, आर्टिकल्स, और सिंटैक्स। सिंटैक्स जिसे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हो। वोकैब के अंदर आता है हमारा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स। ये पार्ट है, ये हमारा वोकैब का पार्ट है जो हमें याद करना है। आगे आता है प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या आता है। कॉमन एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, क्लोज टेस्ट है, पैराजम्बलिंग है जिसे PQRS के नाम से भी जाना जाता है, और आपका कॉम्प्रिहेंशन है, स्पेलिंग टेस्ट है, देखो प्रैक्टिस का पार्ट है ये। हमें प्रैक्टिस का जो भी पार्ट है ये दोनों के दोनों निकल कर आएंगे। जितना हमारा ग्रामर पोर्शन और वोकैबुलरी पोर्शन जितना हमारा स्ट्रांग होगा उतने अच्छे से हम इस पार्ट को कवर कर पाएंगे। सपोज करो अगर कॉमन एरर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो कॉमन का मतलब तो जनरल है, यानी कि इन टॉपिक्स में से वो कहीं भी कोई भी एरर दे सकता है। तो चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन क्यों ना हो, उस 1 नंबर को अटेम्प्ट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, पूरा का पूरा ग्रामर पोर्शन हमारे माइंड में आना चाहिए कि पता नहीं उस सेंटेंस के अंदर एग्जामिनर कहां पर कौन सी एरर दे दे। ये कोई टॉपिक नहीं होते हैं कि भाई हमें अलग से इनको करना है, क्योंकि ये मैंने पहले बताया कि ये प्रैक्टिस का पार्ट है और प्रैक्टिस हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। किससे, हमारे ग्रामर पार्ट को स्ट्रॉन्ग करके। जितना पार्ट हमारा ग्रामर का और वोकैब का जितना स्ट्रॉन्ग होगा, हमारे प्रैक्टिस पार्ट उतना मजबूत होता
चला जाएगा। बात समझ आई? तो इसी तरह से ये 3 पार्ट्स जो है ये इंग्लिश के सिलेबस के हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है सिलेबस किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है और ये सारी की सारी चीजें रिलेट करती हैं हर एग्जाम से। ऐसा नहीं है कि भाई ये तो केवल नेवी के लिए है, ये तो केवल एयरफोर्स के लिए है, ये तो केवल एसएससी के लिए है। यानी कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं हमारे, उन सभी के लिए यही सिलेबस होता है, उन सभी के लिए सिलेबस यही है। किंतु जिस प्रकार का एग्जाम होता है उसी तरह इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया जाता है। हैव यू गॉट इट? तो आगे अब हम आप लोगों के सामने इसका जो सिलेबस था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम ग्रामर का 1 बाय 1 एक एक टॉपिक करेंगे। उसके साथ साथ ही हम इस वोकैब पार्ट को धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे और आपको बताएंगे कि वोकैब को याद करने का तरीका क्या है। ऐसा नहीं है कि केवल कोई वर्ड दे दिए और वो आपको रटने के लिए दे दिया जाए, वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि वो माइंड में ज्यादा स्टेबल नहीं कर पाता। जैसे तैसे हम कर भी लें अगर 10, 20, 50 वर्ड्स, तो वो कुछ ही टाइम तक माइंड में स्टेबल रहता है। हम इसकी ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से आपको वोकैब याद करनी है, और ये हमारा प्रैक्टिस पार्ट है, ये तो हमारा चलता ही रहेगा। जैसे जैसे हम इन पर काम करेंगे उसी के साथ साथ ही हम प्रैक्टिस को भी हमारी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बिल्कुल 0 लेवल से कि हमें स्टार्ट कहां से करनी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आया और कोई टॉपिक स्टार्ट करवा दिया, अब स्टूडेंट्स को वो बात समझ आए या ना आए, इससे ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल 0 से लेंगे कि भाई बेसिक टर्म्स जो है वो तो हमें पहले पता चले, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो, बेसिक इंट्रोडक्शन है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उन्हीं पर आज हम डिस्कस करेंगे। कोई टॉपिक नहीं है ये, तो हम आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इंग्लिश अपने आप में क्या है, हमें ये देखने की जरूरत है। हमें इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, मतलब इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश अपने आप में एक क्या है, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। अब बात आती है कि लैंग्वेज कैसे बनी, कहां से आई। इस लैंग्वेज को समझने के लिए कि लैंग्वेज बनी कैसे, तो ये बनती है साउंड से। किससे बनी? साउंड से। अब बात आती है कि साउंड, इंग्लिश लैंग्वेज को हम देख रहे हैं किस प्रकार की साउंड, यानी कि जब तक कोई साउंड नहीं होगी कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। और कम्युनिकेशन हमेशा किसी न किसी लैंग्वेज में होता है। देखो, कम्युनिकेशन तो जीव जंतुओं में भी होता है, पशुओं में भी होता है, लेकिन सबसे जो हम बात कर रहे हैं वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज की बात करनी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किस प्रकार की साउंड है वो देखना है हमें। तो हम बात कर रहे हैं कि साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, साउंड को एक सिस्टम, कैसी साउंड हो, कैसा सिस्टम हो साउंड का, उस साउंड को दिखाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, और उन सिंबल्स को कहा जाता है लेटर्स। और इंग्लिश के अंदर लेटर्स होते हैं 26। इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं जो विशेष प्रकार की साउंड के लिए दिए गए हैं। अब बात आती है कि सबसे पहली बात, इन 26 लेटर्स के ग्रुप को ही एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है अल्फाबेट। इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार हमें ये जो वर्ड है ये बहुत कंफ्यूज करता है कि अल्फाबेट्स नहीं होता है,
अल्फाबेट्स नहीं होता है। और यहां एक क्वेश्चन भी आ सकता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे इस प्रकार अगर मैं कहूं कि माय ब्रदर लर्न द अल्फाबेट्स इन 6th क्लास, तो यहीं पर एरर हो गया कि अल्फाबेट्स नहीं होता है। अल्फाबेट जिसको आप हिंदी में बोलते हो वर्णमाला, यानी कि जो वर्णमाला आप पढ़ते हो वो कंप्लीट हिंदी के जो लेटर्स हैं उन्हीं के लिए आप अल्फाबेट यूज करते हो। तो इसमें जो लेटर्स हैं उन 26 लेटर्स के ग्रुप को ही अल्फाबेट कहा जाता है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो 26 लेटर्स हैं इनको फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक वोवल्स और एक कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी के जो भी बच गए बी है, सी है, डी है, एफ है, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स बच गए। यानी कि अगर हम 5 वोवल्स को निकाल देते हैं तो हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स बच जाते हैं। तो यहां आपको समझ आया कि भाई हमने देखा इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज बनी है साउंड से, और किस प्रकार की जो इंग्लिश की जो साउंड है इसमें विशेष प्रकार के सिंबल्स दिए गए हैं, जिन सिंबल्स को लेटर्स कहा जाता है। और लेटर्स हमारे पास इंग्लिश में 26 होते हैं। इन 26 लेटर्स को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट, वोवल्स 5 होते हैं और बाकी के जो बच गए 21 वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब बात आती है कि जब इन लेटर्स को, चाहे वो वोवल हो चाहे वो कॉन्सोनेंट हो, जब इनको हम एक जगह पर एक यूनिटी में लेकर आते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है, उसका कोई अर्थ निकलता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? देखो, मैं कहूं कि मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लेटर्स, मैं कहूं अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लेटर्स, जब हमारे पास ये लेटर्स होते हैं और ये एक यूनिट में आते हैं, हम यूनिट कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि ए मीनिंगफुल यूनिट, ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, ए मीनिंगफुल ग्रुप, कुछ भी कह सकते हो आप। तो ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लेटर्स, जब वो मीनिंगफुल हो और यूनिट में हो तो लेटर्स में एक बड़ी जो यूनिट है वो कहा जाता है वर्ड। अब देखो, वर्ड और लेटर में डिफरेंस होता है, वर्ड और लेटर में डिफरेंस होता है। लेटर छोटी इकाई होती है, वर्ड उससे बड़ी इकाई होती है, एक बड़ी यूनिट होती है। अब जैसे, अब इस बात को ध्यान रखो कि ये जो मैंने लिखा है मीनिंगफुल, इस मीनिंगफुल का यानी कि बहुत ज्यादा रोल है। अगर मैंने कुछ लिखा, जैसे कि मैं एक छोटा सा वर्ड लिखता हूं पेन, अगर मैं पूछूं कि इसमें लेटर्स कितने हैं, तो देखो 1 2 3, इसमें 3 लेटर्स हैं, ये एक यूनिट यानी कि एक जगह पर है और इसका हमें कोई ना कोई अर्थ समझ आ रहा है, यानी कि ये मीनिंगफुल है, इसलिए ये वर्ड है। लेकिन अगर मैं इसी को लिखूं सेम लेटर्स ये है, सेम लेटर्स ये है, यूनिट ये भी है, यूनिट ये भी है, लेकिन देखो इससे हमें कोई मीनिंग जब नहीं निकलता दिख रहा, इससे कोई मीनिंग हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये मीनिंगफुल नहीं है। और मीनिंगफुल नहीं है तो फिर ये वर्ड की कैटेगरी में नहीं आ सकता। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि क्या यूनिट ऑफ लेटर्स वर्ड है, यूनिट ऑफ लेटर्स वर्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यह है कि हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि अगर मीनिंगफुल है तो वर्ड होगा और मीनिंगफुल नहीं है तो वर्ड नहीं होगा।
तो ये है, आपने देखा वर्ड। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, ये सब बेसिक यूनिट्स हैं, सब बेसिक यूनिट्स हैं, ये केवल इंट्रोडक्टरी क्लास है। अब मैं बात करूं कि जब इन वर्ड्स को हमने लेटर समझा, हमने वर्ड समझा, और जब इन लेटर्स को इन वर्ड्स को जब एक जगह पर लेके आते हैं, तब एक नई यूनिट क्या बनती है। तो मैं अगला अगर मैं कहूं आप लोगों को कि वर्ड्स, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द वर्ड्स, जब इन वर्ड्स को हम एक जगह पर लेकर आते हैं और उसका कोई मीनिंग निकलता है, तो वो क्या होगा। तो वो होंगे, देखो हमारे सामने आप लोगों ने पहली हमारी यूनिट बनेगी फ्रेज। फ्रेज, उसी के बाद एक होता है क्लॉज और एक होता है सेंटेंस। अब बात आती है कि फ्रेज क्या, क्लोज क्या और सेंटेंस क्या, इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है। क्योंकि हमने बताया कि तीनों ही मीनिंगफुल यूनिट है, इनकी वर्ड्स की। जब ये तीनों ही मीनिंगफुल है तो क्या कोई इनमें डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस है। मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल्स देता हूं। देखो मैंने कहा रमन एंड मोहन, मैंने कहा रमन एंड मोहन, मैंने कहा इन माई पॉकेट। अब अगर हम इनको देखें, अब अगर हम इनको पढ़कर देखें तो देखिए रमन एंड मोहन, आप लोगों को क्या कुछ समझ आ रहा है, क्या ये मीनिंगफुल है या नहीं, पहली बात। अब बात आती है कि मीनिंगफुल तो है कि भाई हमें समझ आ रहा है रमन एंड मोहन, रमन और मोहन, किंतु अगर हम आगे देखते हैं कि रमन और मोहन क्या, रमन और मोहन क्या, भाई वो खेल रहे हैं, वो बैठे हैं, वो दोस्त हैं, वो कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा। इट मीन्स दिस, ये जो डिस्कशन है हमारा, ये इस बात पर पहुंचता है कि रमन एंड मोहन इतना हमें समझ आ रहा है, मीनिंग तो निकाल रहा है, लेकिन ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, यानी कि कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। और यही डेफिनेशन होती है किसकी, फ्रेज की, कि मीनिंगफुल यूनिट तो है किनकी, वर्ड्स की, और बात आगे जब हम देखते हैं तो ये है कि ये मीनिंग इनकम्प्लीट देता है, यानी कि कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता है। यही डेफिनेशन है हमारी फ्रेज की। दूसरी बात, अब बात आती है क्लोज क्या होता है और फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। देखो आप लोग, मैं एक लिखता हूं कुछ वर्ड्स, मैंने कहा रवि केम हियर। अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये ग्रुप है किसका, वर्ड्स का, ये हमारा वर्ड्स का ग्रुप है, यहां पर फुल स्टॉप लगता है। देखो कोई भी सेंटेंस जब खत्म होता है तो फुल स्टॉप पे सेंटेंस खत्म होता है। अब हम इसको आसानी से ये कह सकते हैं कि सर यहां एक मीनिंग पूरा दे रहा है, और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस अपना पूरा मीनिंग देता है। तो अगर मैं कहूं रवि केम हियर, कि रवि यहां पर आया, तो इट मीन्स ये क्या है, यहां पर फुल स्टॉप लग गया, इट मीन्स ये अपने आप में एक सेंटेंस है। अब बात आती है कि जब सेंटेंस से पूरा मीनिंग दे रहा है तो फिर क्लोज क्या है। अब देखो क्लोज, देखो क्लोज जो होता है वो एक वर्ब से बनता है, एक वर्ब से बनता है। देखो जनरल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, ये जनरल एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हम वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड या फिर बीइंग वर्ड,
वर्ब एक बहुत अच्छा चैप्टर है और इसको डिटेल से जब हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे डायमेंशंस आप लोगों के सामने आएंगे। यहां पर सिर्फ मैं बेसिक बात कर रहा हूं कि वर्ब का मीनिंग, बस सिर्फ आप इतना, या तो एक्शन वर्ड या बीइंग वर्ड। अब बात आती है कि रवि केम हियर। यहां पर हमारे सामने एक वर्ड है क्या, केम। ये अपने आप में एक वर्ब है, यानी कि कोई ना कोई एक्शन है। अब बात आती है, मैंने कहा है कि कोई भी वर्ब जो होती है उसके बिना क्या नहीं बन सकता, क्लोज नहीं बन सकता। अब ये तो अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, लेकिन ये अपने आप में एक क्लोज भी है। लेकिन हम क्लोज यहां पर यूज करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमें यहां पर एक पूरा सेंटेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको आगे प्रोसीड करूं कि रवि केम हियर एंड प्लेड क्रिकेट, अब दूसरी बात सामने आती है कि यहां से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ, फुल स्टॉप हमारा यहां पर लगा, इट मीन्स यहां पर ये अपने आप में एक सेंटेंस है। अब बात आती है, मैंने कहा है कि क्लोज जो होता है वो एक वर्ब से बनता है। अब यहां पर देखते हैं हमारे पास वर्ब एक है, आगे हम प्रोसीड करते हैं तो ये भी हमारे सामने क्या एक दूसरी वर्ब है। अब बात आती है कि अगर यहां सेंटेंस एक है लेकिन यहां वर्ब दो है एक ही सेंटेंस के अंदर, इसका मतलब यहां पर क्लोज दो हैं, यहां पर क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2। अब इस डिस्कशन से हमारे सामने एक बात आई, इस डिस्कशन से हमारे सामने क्या बात आई, क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला, हमारे सामने ये कंक्लूजन निकला है कि क्लोज जो होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है या होता है। क्लोज अपने आप में एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, बिना वर्ब के कोई क्लोज नहीं होता है। हम इसको और आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि रवि केम हियर एंड प्लेड क्रिकेट देन रिटर्न्ड होम। अगर मैं इसको आगे करूं प्रोसीड कि देन रिटर्न होम, इट मीन्स हमारे सामने एक और वर्ब आ गई, रिटर्न। तो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। अब इसमें 3 वर्ब्स यानी कि 3 वर्ब्स अगर हैं तो सेंटेंस तो यहां से शुरू हुआ और हमारा फुल स्टॉप यहां पर लगा है, इसलिए इसका मतलब सेंटेंस तो हमारे पास एक है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर क्लोज 3 है, क्लोज नंबर 1, क्लोज नंबर 2, क्लोज नंबर 3। तो ये हमारे 3 क्लोज हो गए एक ही सेंटेंस के अंदर। अब बात आती है कि एक सेंटेंस में एक क्लोज भी हो सकता है और 10,000 क्लोज भी हो सकते हैं। यानी कि इस डिस्कशन से फिर दूसरी बात हमारे सामने यही निकल कर आई है कि एक सेंटेंस में जितनी वर्ब्स उतने क्लोज, जितनी वर्ब्स उतने क्लोज। तो ये बात स्टूडेंट्स समझ आई। तो आगे देखते हैं, हमने यहां तक ये देखा है कि देखो लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। एक दूसरी बात और कि फ्रेज के अंदर वर्ब नहीं होती, फ्रेज के अंदर वर्ब नहीं होती। क्यों? अगर लगा दें तो क्या हो जाएगा, हमारे सामने हमने अभी एक बात की है कि क्लोज जो होता है वो बिना वर्ब के नहीं बनता। अब बात आ जाएगी, अगर हम फ्रेज के अंदर वर्ब लगा देंगे तो वो फ्रेज तो रहा ही नहीं, वो तो क्लोज बन जाएगा, क्योंकि एक वर्ब जो होती है वो क्या बनाएगी, एक क्लोज बनाएगी। इसलिए फ्रेज के अंदर वर्ब नहीं होती और क्लोज बिना वर्ब के नहीं बन सकता। क्लियर है स्टूडेंट्स?